हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हिंदी के इस सीरीज में हमने लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न नंबर 26 तक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, वर्णमाला, जिसमें स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आपके द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। और आगत ध्वनियाँ, नुक्ता और अर्धचंद्र ध्वनियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो चलिए, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे बाल विकास शिक्षण अधिगम विज्ञान गणित के सारे PYQs मॉडल पेपर प्रश्न पत्र वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ है प्रश्न नंबर 27 को, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, तो जो भी आपके हिंदी में वर्णमाला हैं उनके उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ओष्ठ है, तालु है, मूर्धन्य है, जिह्वा है, क्या है, उनका उच्चारण स्थान लिखना है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अथवा उच्चारण स्थान की दृष्टि में व्यंजन भेद बताइए, यानी कि उच्चारण के स्थान के दृष्टि से कितने व्यंजन होते हैं। अथवा उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग। वर्गीकरण करने में तो पारंगत हैं। छात्रों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि उचित ध्वनि निर्गम यानी कि उचित प्रकार से जो ध्वनि निकलती है उससे परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे उच्चारण संबंधी भूल न करें। उच्चारण वर्णों का वितरण अग्र प्रकार दिया गया है। देखिए, नाम है, उसका उच्चारण स्थान है, कौन से स्वर आएंगे और उसमें कौन से व्यंजन आएंगे। तो देखिए कंठ में आपका देखिए कंठ है, नाम क्या है, कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसका उच्चारण कहाँ पे होता है, आपके कंठ से होता है। जैसे अ अह, ये क्या है, कंठ से, और ये अ अह क्या है, स्वर है। और कंठ वाले व्यंजन कौन है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो क ख ग घ, तो क वर्ग आपका क्या हो गया, क ख ग घ, 4 ये हो गए और 2 6, यानी कि जो 6 वर्ण हैं आपके कंठ से रिलेटेड हैं। ठीक है, 2 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। तालव्य, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तो छोटा ई और बड़ा ई, स्वर में क्या आता है, तालु में छोटा ई और बड़ा ई जो होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और व्यंजन में च छ ज झ य और बड़ा स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन में आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, तालु हो जाएगा। मूर्धन्य देखिए, तो मूर्धन्य में आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान मूर्धा। री, देखिए री बोलिए, उसके बाद ट ठ, मूर्धा देखिए आपका जीभ आगे जाके बोलने पे ट ठ आगे जाके थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, तो इसी को मूर्धा कहते हैं। तो ट ठ ड ढ र स, ये सब क्या हो जाएगा आपका, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दंत आ जाएगा। देखिए दंत, तो दंत में आपका दांत। ठीक है, इसमें दांत वाले में कोई स्वर नहीं, यानी कि कोई भी स्वर जो आपके जो उच्चारण स्थान दंत हो नहीं है। लेकिन व्यंजन में त थ द ध ल स, ये सब क्या हो जाएगा आपका, दंत हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओष्ठ, ओठ से, तो ओठ से कौन कौन से होंगे आपके, तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। और ओठ से आपके उच्चारण स्थान में जो स्वर होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। और व्यंजन में प फ ब भ म, यानी कि जो प फ ब भ म है ये आपका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। अनुनासिक देखिए, अनुनासिक मतलब क्या जाएगा, जब एक बिंदी ऊपर रहेगा तो नासिका। अनुनासिक में का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, उच्चारण आपका हवा कहाँ से निकलती है, यहाँ पे मुख से, नासिका के जगह से निकलती है। और अंग आपका स्वर होता है नासिका। यहाँ पे देखिए अंगड़नम। ठीक है, अंग या अड़ न म, ये सब क्या हो जाएगा आपका, इसका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा, इसीलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में भी आपका ये अंगड़नम आता है। ठीक है, जिनको माहेश्वर सूत्र याद है वो लोग, उनको समझने में आसानी होगी। कंठ तालव्य, ठीक है, इसका मतलब क्या जाएगा, उच्चारण स्थान आपका कहाँ कहाँ पे होगा, कंठ में भी होगा और तालु में भी होगा। ठीक है, तालु मतलब आपके जो जीभ का जो मिडिल वाले जो बीच का जीभ के ऊपर का जो भाग है वो तालु होता है। तो ए और ए, ठीक है, ए और ए क्या है आपका, कंठ तालव्य है।
ए ऐ। कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है, ये आपका ओ और औ हो जाएगा। इस प्रकार आपका देखिए उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखिए, स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए वॉवेल्स के प्रकार, हिंदी में वॉवेल्स कितने होते हैं? तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? लघु स्वर। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ ई उ री, यानी कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ ई उ री, ये बहुत कम टाइम लग रहा है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया स्वर के। दूसरा आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, देखिए यहाँ पे तुलना किसे करेंगे? एक ह्रस्व स्वर हो गया है तो दीर्घ स्वर पे आ रहा है, तो हमेशा जो बड़ा होता है उसका कंपेयर छोटे से किया जाता है, तो ह्रस्व स्वर से कंपेयर करेंगे। तो जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में सब क्या था? अ था, ई था, उ था, री था। तो अब इसके बाद जो आएगा, जो भी बचा हुआ है वो कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपका क्या हो गया? देखिए आ, ई, बड़ा ई, फिर उ, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, ये सब क्या जाएगा? दीर्घ स्वर आदि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर आपके क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वरों के उच्चारण में देखिए, अब देखिए इससे ज़्यादा समय लगा है दीर्घ में। अब इन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगेगा उच्चारण करने में प्लुत स्वर में। तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर में जितना समय लगेगा, जितना दीर्घ स्वर में लगेगा, इन दोनों को कंबाइंड रूप में मिला करके इन दोनों का 3 गुना रूप में ज़्यादा समय प्लुत स्वर वाला लेता है उच्चारण करने में। जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम राम, तो जो ओम बोल रहे हैं इसके बीच में बहुत टाइम ऑफ इंटरवल है। ठीक है, जैसे ओम ऐसे लाइन टाइम, राम के लिए राम, तो ऐसे राम आदि ये प्लुत स्वर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपके देखिए स्वर 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न नंबर 29 देखिए, 2023 में पूछा गया, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न ये है आपको हिंदी में, जो भी ये प्रश्न मैंने करवाए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप लोग खुद एग्जाम के टाइम में जब आप सेंटर में बैठेंगे तो आपको रियलाइज होगा। प्रश्न नंबर 29, वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? ठीक है, तो वर्णों को लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। अधिकतर छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ण ठीक प्रकार नहीं लिख पाते अथवा लिखने में गलती कर देते हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अ, आ, ओ, औ, अंग, अह। थ, ध, भ को ध्यान से देखें तो ये समस्त वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर से क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। छात्र इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं, यानी कि ऐसे आप लोग खींच देते हैं, ऐसे नहीं खींचना है। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे जो भ के बीच में देखिए थोड़ा सा जगह है, खुला हुआ है। ठीक है, जैसे थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये य हो जाएगा। जिसे आप देखिए, मान लीजिए थ बनाइए और पूरी लकीर खींच दीजिए, देखिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो ये य तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से, जैसे ध है ये पूरी लकीर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये घ बन जाएगा। ठीक है, ये घर वाला घ बन जाएगा। तो इसीलिए आपको शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, यही क्या है, वर्णों को लिखते समय यही सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, चूँकि आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये आपको सिलेबस का डिज़ाइन किया गया है डीएलएड का। तो सेकंड है आपका, ख को र लिखा जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे का ख है ये सटाते नहीं हैं, ये जो र सटा देंगे तो तब ख होगा, जो कि पूर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया होगा। छ को गोलाई में लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो छ के अंक जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, अगर छ को ऐसे आप गोलाई में नहीं लिखेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये छ के अंक जैसा लगेगा। थ के ऊपर खुला और य के
ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। भ ऊपर से खुला होना चाहिए, ठीक है, और म ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ल, फिर बड़ा सा छोटा सा ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्णमाला के आपके वर्ड हैं उनको सटीक और अच्छे शुद्ध तरीके से लिखना चाहिए। क्योंकि आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो बच्चों को शुद्ध रूप में पढ़ना सिखाएंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है, देखिए, स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल्स किसे कहते हैं। हिंदी में आपको स्वर की परिभाषा लिखना है। तो वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख द्वार से बाहर निकल जाती है। यानी कि ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में जो ध्वनि होती है डायरेक्ट फेफड़ा से निकलती है और कंठ से होती हुई मुख से अपने आप बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, ठीक है, उसे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि जो स्वर होता है इनका उच्चारण किसी के भी सहायता से नहीं किया जाता है, यानी कि व्यंजन की सहायता से नहीं किया जाता है स्वरों की उच्चारण, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। तो हिंदी में आपके कितने स्वर हैं, 11 स्वर, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ तथा औ। अंग और अह नहीं करेंगे क्योंकि वो अनुनासिक और अनुस्वार हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अथवा। ये प्रश्न 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है तथा यह अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है। ये हो गया अथवा। हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया अथवा। अथवा क्या करना है, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। यानी कि व्यंजन से इतने एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। प्रश्न बनने के तो बहुत बन सकते हैं लेकिन इतने आपके डीएलएड में प्रश्न बनते हैं। संयुक्ताक्षर, स्पर्श व्यंजन। चलिए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उत्तर क्या है, जब प्राणवायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, ये देखिए सब कंठ से निकल रही हैं आपकी आवाज़ करते समय। जो प्राणवायु है आपके अंदर से जो हवा निकल रही है मुख से, ठीक है, ये मुख व्यूअर से आपकी जो आपको फोर्स करना पड़ रहा है, बल प्रदान करना पड़ रहा है, तो ये कंठ से निकल रहा है, ठीक है। और मुख से टकराती हुई जो भी आपके मुख के अंदर का पार्ट्स है, जैसे तालु हो गया, ये सारी चीज़ों से टकराते हुए कंठ से निकलती है। क, ख, ग, घ आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। यानी कि व्यंजन उसे कहते हैं जिनको बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर का उपयोग होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यंजन कौन से प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला प्रकार आपका स्पर्श व्यंजन। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा, जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके मुख व्यूअर से जो प्राणवायु जो हवा निकलेगी वो क्या करेगी, जो भी उच्चारण स्थान है उसको स्पर्श करेगी। तो ये 5 वर्णों में होता है। एक क वर्ग, जैसे क वर्ग में क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ये आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। फिर क वर्ग बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्पर्श व्यंजन में। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग में। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म में विभाजित हो जाती है। सेकेंड अंतस्थ व्यंजन, आपका सेकेंड अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जिसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। तो देखिए जब आप य, र, ल, व बोल रहे हैं तो आपका जो जीभ है वो न ऊपर रगड़ खा रही है न आपके जीभ जो नीचे वाले पार्ट से रगड़ खा रही है। इसका मतलब ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, बीच में ही लटका हुआ है य, र, ल, व, ठीक है। तीसरा आपका उष्म व्यंजन, यानी कि पहला व्यंजन के प्रकार में स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है,
उन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जैसे छोटा स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन देखिए, चौथा आपका व्यंजन का प्रकार क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छतरी वाला छ आपका देखिए आधा क और मूर्धन्य स से मिल के बना है आपका छतरी वाला छ। फिर त्र देखिए आपका आधा त और र से मिल के बना है, पूरा र से मिल के बना है। फिर ज्ञानी वाला जो ज्ञ है आपका आधा ज और आधा इया से मिल के बना है। जो श्रमिक वाला स्र है आपका बड़ा स के आधा और पूरा र से मिल के बना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता भी है कि छतरी वाला छ किन वर्डों से मिल के बना है, तो ये ऑप्शन में दिया रहता है ऐसे, आधा क प्लस मूर्धन्य स, त्र तो इससे बना है। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल छतरी वाला छ देखिए, अक्षर हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, त्र पुत्र त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान विज्ञान, स्र से श्रम विश्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32 क्या है, हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बताइए अथवा लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि राइटिंग टीचिंग करते समय, यानी कि लेखन शिक्षण यानी कि लिखते समय जो भी शिक्षण होता है, ठीक है, उसकी त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियाँ एवं निवारण, तो हिंदी भाषा की वर्तनी क्या होती है और उसकी अशुद्धियाँ क्या होती हैं और उसका निवारण कैसे करते हैं। तो शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ न करने से है, ठीक है। तो शुद्ध लेखन का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा लिखना। अच्छा लिखना मतलब गलत न लिखना, मतलब अशुद्धियाँ न करना। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे अशुद्धियों के प्रकार में आ जाइए आप। तो अशुद्धियों के प्रकार में आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई तरह की हो सकती हैं, उनमें से कुछ प्रकार हैं। तो पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। तो पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को ठीक तरह नहीं समझते और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ देखिए सर और सर, देखिए इन दोनों का देखिए पूर्ण वर्ण संबंधी कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे छोटा सा कहाँ पे बड़ा सा लगाना है, इसने बच्चा ने मिस्टेक किया है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है, ठीक है। ये एक सर हो जाएगा और एक सर ये हो जाएगा, तो दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। बोलने में तो एक ही जैसे लग रहा है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्ण को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियाँ करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका ये ऊपर देख लिए सर और सर में बच्चे किस तरह छोटा सा और बड़ा सा में कंफ्यूज होकर गलत लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें पहले देखिए ब को क्या करते हैं वो लिख, जैसे ये ब बना रहे हैं, ठीक है। टीचर ने बोला, जिसे मान लीजिए टीचर बोल रहे हैं कि लिखिए वानर, तो आप लोग वानर लिखने की जगह क्या करते हैं ब बना दे रहे हैं, तो बानर हो जा रहा है। तो ये सारी त्रुटियां हैं, ब और व की अशुद्धियाँ। फिर छतरी वाला छतरी, हाँ छतरी वाला छ और क्षत्रिय की अशुद्धियाँ, जो क्षत्रिय है इन दोनों की अशुद्धियाँ। जैसे बोला जाता है कि छतरी लिखिए, तो बच्चा क्या लिख देंगे, क्षत्रिय ऐसे लिख देंगे, तो ये तो क्षत्रिय गलत है ना। तो क्षत्रिय कैसे लिखा जाता है, ये क्षत्रिय वाला छ ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारी मिस्टेक को ध्यान रखना है। ड और अंग की अशुद्धियाँ, ठीक है। जैसे लिखना है डमरू, तो डमरू ऐसे लिखाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे नीचे बिंदी लगा देंगे, तो अंगमरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक होती हैं, ध्यान रखना है। चौथा ड और ढ की अशुद्धियाँ, जैसे ढोलक लिखना है ढोलक, ठीक है। तो ढोलक लिखना, तो टीचर ने बोला ढोलक, तो आप नीचे बिंदी लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बोला गया है उसी को लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए अंग और ढ की अशुद्धियाँ, अंग और अण की अशुद्धियाँ, बड़ा स और मूर्धन्य स की अशुद्धियाँ, फिर मूर्धन्य स और छोटा स की अशुद्धियाँ। ये सारी अशुद्धियाँ हैं आपके हिंदी में
जो आपके अशुद्धियों के प्रकार हो जाएंगे। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए, और हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो गया। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। देखिए बहुत ईजी प्रश्न था, मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 33 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन भावों को प्रकट करने हेतु, जैसे भय यानी कि फियर, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, हाय के बाद क्या रहा, यह क्या हो गया, तो हाय के बाद क्या रहा आपका, विस्मय आ रहा है। इसमें या तो भय होगा, या तो शोक होगा, या तो घृणा होगा, या तो आश्चर्य होगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई मर गया होगा तो कहोगा हाय यह क्या हो गया, हाय यह एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इससे भावनाओं का प्रकट हो रहा है, तो इसीलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो अग्नि का समानार्थक यानी कि अग्नि के और दूसरा नाम क्या होगा जो आप लोग लिख सकते हैं, मतलब अर्थ तो अग्नि ही होगी लेकिन नाम अलग होना चाहिए। समानार्थक, समान अर्थ रखने वाले दूसरे शब्द। तो अग्नि को हम लोग आग भी कहते हैं। अमृत मतलब क्या हो जाएगा, पीयूष। अमृत को क्या कह सकते हैं, पीयूष भी कह सकते हैं। गंगा, गंगा को क्या कह सकते हैं, सूरसरी भी कह सकते हैं। ठीक है। गुरु को अध्यापक भी कह सकते हैं। तो यही क्या होता है, समानार्थक शब्द होता है। देखिए प्रश्न 2018 में पूछा गया है। चलिए जो भी आगे का लघुत्तरीय प्रश्न होगा एक्सपेक्टेड हिंदी में, आपका जो छठा पेपर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए, और इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय